फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीके स्मार्ट स्टडी विद संजय में। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने शुरू किया है राजस्थान कला एवं संस्कृति के मॉडल पेपर की सीरीज, तो इसका आज मैं आपके सामने 11वां पार्ट लेके आया हूं। प्रश्नों की क्वालिटी वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं के समकक्ष रखी गई है, जिसका बेनिफिट आपको आगे आने वाली एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सर्वोत्तम विलास गज विलास जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सोनारगढ़ दुर्ग में। अब देखना, सोनारगढ़ दुर्ग से और क्या क्या प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है इसके निर्माण से, इसके निर्माता कौन थे? तो इसके निर्माता रावल जयसल सिंह भाटी थे, ठीक है ना। रावल जयसल सिंह भाटी से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसके निर्माता कौन थे, ठीक है ना। तो एक प्रश्न इसके अन्य नामों से पूछ लिया जाता है, जिसमें इसके अन्य नाम है त्रिकूटगढ़, गौरहरागढ़ और जैसानगढ़। तो इनसे भी प्रश्न हमारा पूछ लिया जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि 99 बुर्जों वाला गढ़ कौन सा है? तो 99 बुर्जों वाला गढ़ भी सोनारगढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो यह एक प्रश्न हमारा पूछा जाता है जिनसुरी ज्ञान भंडार से कि जिनसुरी ज्ञान भंडार किस दुर्ग में स्थित है। जिनसुरी ज्ञान भंडार से प्रश्न पूछा जाता है कि यह किस दुर्ग में स्थित है। तो यह भी सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो यह भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 2 हमारी, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो रंगनाथ जी का मंदिर ऑप्शन 2 पुष्कर में स्थित है, ठीक है ना। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर में स्थित है। तो यह हमें ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है कि रंगनाथ जी के मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है, ठीक है ना। यहाँ भी निर्माण से प्रश्न हमें पूछ सकता है, एग्जामिनर निर्माण से प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रहे 1844 में सेठ पूर्णमल द्वारा रंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किया गया था। तो यह हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई थी? देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है बड़ी देग के बारे में, ठीक है, बड़ी देग के बारे में पूछा है। बड़ी देग किसके द्वारा भेंट की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, अकबर के द्वारा, ठीक है ना। अकबर के द्वारा बड़ी देग, मुगल सम्राट अकबर द्वारा बड़ी देग भेंट की गई थी अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ में एक प्रश्न छोटी देग का भी पूछ लेते हैं। छोटी देग, ठीक है ना, छोटी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई थी? तो छोटी देग का हमारा प्रश्न बनता है, तो उसका राइट आंसर होगा जहांगीर द्वारा, ठीक है ना, जहांगीर द्वारा। अब हमें यह ध्यान रखना है कि बड़ी देग अकबर, छोटी देग जहांगीर, बड़ी देग अकबर और छोटी देग जहांगीर द्वारा अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में भेंट की गई थी। तो यह हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न में। कृष्णा विलास महल स्थित है। प्रश्न संख्या 4, कृष्णा विलास महल स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, उदयपुर, ठीक है ना। उदयपुर में है कृष्णा विलास महल। तो यह हमें ध्यान रखना है। कृष्णा मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, भीम सिंह की पुत्री थी, तो उनके नाम पर यह महल वहां पर स्थित है। तो यह ध्यान रखना, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री का क्या नाम था? कृष्णा। तो उन्हीं के नाम पर यह महल था, ठीक है ना। तो अब हमें ध्यान रखना है उदयपुर में कृष्णा विलास महल स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न में। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? प्रश्न पूछा जाता है महाराणा प्रताप की छतरी। काफी एग्जाम्स में पूछे जाने वाला ये प्रश्न है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, बांडोली में, ठीक है ना। तो महाराणा प्रताप की छतरी का यदि आपसे प्रश्न पूछ ले तो बांडोली उसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 6 हमारी, लड़ियों की हवेली। देखिए क्या पूछा है इसने, लड़ियों की हवेली, गोयनका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, झुंझुनू जिले के किस स्थान पर है? ठीक है ना, स्थान का प्रश्न पूछा है। देखिए तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा मंडावा में। मंडावा में लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, झुंझुनू में, मंडावा में स्थित है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है हमारा
रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल, तो रेगिस्तान का जल महल बाटाडू के कुएं को कहा जाता है। याद रह जाएगा, बाटाडू का कुआं जिसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। ठीक है ना, काफी एग्जाम्स में पूछा भी गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 8 हमारी चित्रकला से पूछा गया है। जमुना दास, छोटे लाल, सालिग्राम और नंदराम चित्रकार राजस्थान के किस शैली से संबंधित रहे हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यक्तिगत नामों के प्रश्न आपको एग्जाम्स में ज्यादा देखने को मिलेंगे, समझना। चित्रकला से चित्रकारों के नाम आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा अलवर शैली के। ठीक है ना, तो जमुना दास, छोटे लाल, सालिग्राम और नंदराम चित्रकार जो हैं अलवर शैली से संबंधित है। एक प्रश्न अलवर शैली का और पूछा जाता है, वह है हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्रांकन का। हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्रांकन का प्रश्न भी हमसे पूछ लेते हैं। हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्रांकन का, सूक्ष्म चित्रांकन, ठीक है ना। प्रश्न पूछा जाता है कि हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्रांकन किस शासक के काल में हुआ? एक तो तत्कालीन शासक का नाम हमसे पूछा जा सकता है, तो हमें ध्यान रखना है कि हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्रांकन महाराजा मंगल सिंह के समय हुआ था। ठीक है ना, और उनके समय के जो चित्रकार थे उनके नाम आपसे पूछ सकता है, तो उनके नाम है उदयराम और मूलचंद। ठीक है ना, उदयराम और मूलचंद। तो यह हमें ध्यान रखना है कि हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्रांकन करने वाले महाराजा मंगल सिंह के समय के चित्रकार कौन है? उदयराम और मूलचंद। तो इन दो चित्रकारों के नाम भी हमें ध्यान रखना है, यह भी अलवर शैली से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 9 हमारी, निम्न में से असत्य कथन है, तो असत्य कथन को हमें देखना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो डूंगरपुर जिले में देवल की खान में से परेवा पत्थर निकलता है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। देखिए, बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव तो प्रसिद्ध तो है मूर्तियों के लिए, लेकिन काष्ठ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ध्यान रखना, काष्ठ की मूर्तियों के लिए यह प्रसिद्ध नहीं है बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव। ठीक है ना, बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? काले संगमरमर की मूर्तियों के निर्माण के लिए। काले संगमरमर की मूर्तियों के निर्माण के लिए, ठीक है ना, काले संगमरमर की मूर्तियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, न कि काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियों के लिए। याद रह जाएगा, काले संगमरमर की मूर्तियों के लिए यह प्रसिद्ध है, काष्ठ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो यह कथन हमारा असत्य है। इसमें एक ध्यान और रखना है कि जो सोमपुरा जाति है, सोमपुरा जाति के जो मूर्तिकार हैं बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में क्या बनाते हैं? काले संगमरमर की मूर्तियां बनाते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम सॉल्व में। ठीक है ना, तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें, हमारा राइट आंसर होगा भानुजी महाराज। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना, भानुजी महाराज। अब थोड़ा समझना, इससे सिमिलर क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? इससे सिमिलर प्रश्न आपको पूछे जाए, जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? तो जयपुर घराने के प्रवर्तक मंदरंग खां हैं, जिन्हें भूपत खां भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो जयपुर घराने के प्रवर्तक मंदरंग खां, डागर घराने के प्रवर्तक बहराम खां डागर। ठीक है ना, तो यह भी पूछा जाता है डागर घराने के प्रवर्तक कौन है? तो बहराम खां डागर। मेवाती घराने के प्रवर्तक कौन है? तो मेवाती घराने के प्रवर्तक हैं उस्ताद घग्गे नजीर खां। उस्ताद घग्गे नजीर खां मेवाती घराने के प्रवर्तक हैं। तो यह भी हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 11 हमारी, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म को हमें देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। क्या खड़ताल सुशिर वाद्य है? तो बिल्कुल नहीं, खड़ताल सुशिर वाद्य नहीं है। खड़ताल एक घन वाद्य है। ठीक है ना, खड़ताल कैसा वाद्य है? घन वाद्य है। ठीक है ना। युग्म 2 रबाब एक तत्वाद्य है, तो बिल्कुल रबाब ही तत्वाद्य है। ठीक है ना, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 रबाब एक तत्वाद्य है। ठीक है ना, इसके अलावा बांकिया यहाँ पर घन वाद्य में दे रखा है, बांकिया घन वाद्य नहीं होता है, बांकिया एक सुशिर वाद्य यंत्र होता है।
ठीक है ना। बांकिया एक सुशिर वाद्य यंत्र होता है, और जबकि डेरू जो डमरू का ही एक रूप होता है, सुशिर वाद्य न होकर घन वाद्य होता है, अवनद वाद्य यंत्र होता है, अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र होता है जिसे ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं। तो यह भी हमें ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब बढ़ते हैं आगे। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, वाद्य यंत्र हमें बताना है निम्नलिखित में से जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन 3 झांझ। यहां पर समझना, कच्ची घोड़ी नृत्य से भी काफी प्रश्न हमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए समझना, कच्ची घोड़ी नृत्य से 3 से 4 प्रश्न हमारे लिए और बनते हैं। पहला तो पूछा जाता है कि कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो शेखावटी क्षेत्र से यह संबंधित है। एक तो प्रश्न यह पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि यह नृत्य क्या महिलाओं द्वारा किया जाता है या पुरुषों द्वारा किया जाता है या दोनों द्वारा किया जाता है, तो यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो यह भी हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। प्रश्न पूछा जाता है क्या यह व्यावसायिक नृत्य है, तो जी हाँ, कच्ची घोड़ी नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य है और इसमें वाद्य यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें झांझ है, ताशा है और खड़ताल है, ठीक है ना। झांझ, ताशा और खड़ताल इसमें वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं। और किस जाति के लोग इसे बजाते हैं, तो सरगड़ा जाति के लोग इसमें वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, ठीक है ना। तो सरगड़ा जाति कच्ची घोड़ी से संबंधित है। जाति पूछ ले तो सरगड़ा जाति है, वाद्य यंत्र पूछ ले तो झांझ, ताशा और खड़ताल। व्यावसायिक, यह एक व्यावसायिक नृत्य है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। शेखावटी क्षेत्र का यह एक लोक नृत्य है, ठीक है ना। तो यह हमें ध्यान रखना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब बढ़ते हैं आगे। कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है, देखना, राजस्थान की लोक नाट्य नृत्य शैली नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो निम्नलिखित में से ढाडी लोक नाट्य है वह राजस्थान का नहीं है ना, राजस्थान की शैली नहीं है। बाकी स्वांग राजस्थान का है, रम्मत जो जैसलमेर बीकानेर में किया जाता है और ख्याल भी राजस्थान का है, ढाडी राजस्थान का नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा कथन संत दादू दयाल के बारे में सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है हमें देखना है। उन्हें करुणा के संत के रूप में जाना जाता है, तो यह कथन हमारा सही है क्योंकि इन्हें करुणा के संत के रूप में ही जाना जाता है। आगे देखते हैं, इनका जन्म इलाहाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पर ठीक से देखिए, यहाँ पर दे रखा है इलाहाबाद। अब इलाहाबाद को हम अहमदाबाद नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। इलाहाबाद को हम इलाहाबाद ही पढ़ेंगे, अहमदाबाद, इलाहाबाद को इलाहाबाद ही पढ़ेंगे। जल्दीबाजी में इसे हम अहमदाबाद नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। 1544 में ही इनका जन्म हुआ था, यह कथन तो सही है, लेकिन इलाहाबाद में इनका जन्म नहीं हुआ था, इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। तो इन बारीक चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी दादू पंथ के संस्थापक थे तो बिल्कुल थे। 1603 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक नारायणा में ये रहे हैं, तो बिल्कुल यह भी कथन हमारा सही है। तो हमारा गलत कौन सा होगा, ऑप्शन 2। तो यह हमें ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दादू दयाल जी से प्रश्न लगभग हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 वीर कल्ला जी, ठीक है ना। तो वीर कल्ला जी की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है, तो यह हमें याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है, कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 आदिवासियों की, ठीक है ना। तो कंठेश्वरी माता आदिवासियों की देवी मानी जाती है, तो यह हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 17 हमारी, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। देखिए कितना जबरदस्त प्रश्न है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 करणी माता के। करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, ठीक है ना। इसके अलावा और कौन से मेले हैं जो 2 बार आयोजित होते हैं एक साल में, ठीक है ना, तो वे हैं जीण माता, ठीक है ना। जीण माता का मेला, जीण माता का मेला भी एक साल में 2 बार आयोजित होता है। जीण माता के अलावा शाकंभरी माता, शाकंभरी माता, ठीक है ना, शाकंभरी माता का मेला भी
एक साल में 2 बार आयोजित होता है। उसके बाद में दधिमती माता, दधिमती माता, ठीक है ना, दधिमती माता, दधिमती माता का मेला भी एक साल में 2 बार आयोजित होता है। और चौथा है हमारा करणी माता, ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 18 हमारी, राजस्थान में ऊब छठ पर्व मनाया जाता है। राजस्थान में ऊब छठ पर्व मनाया जाता है। तो हमें जैसा कि पता है कि ऊब छठ बलराम जी के, जो कृष्ण के बड़े भाई थे, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के रूप में मनाया जाता है ऊब छठ। और यह मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को मनाया जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 भाद्रपद कृष्णा षष्ठी। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार के प्रश्न में भी देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 19 हमारी, पगड़ी का आभूषण कौन सा है? पगड़ी का आभूषण, देखिए पगड़ी का आभूषण पूछा है तो पगड़ी का आभूषण होगा हमारा ऑप्शन 3 सरपेज में। सरपेज एक पगड़ी का आभूषण होता है, ठीक है ना, तो हमें ध्यान रखना है कि सरपेज पगड़ी में लगाए जाने वाला आभूषण है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 20 हमारी, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गर्दन में, गर्दन या गले में, ठीक है ना। तो चंपाकली आभूषण को हम गले में या गर्दन में पहनते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना इसकी ज़्यादा रहती है, ठीक है ना, बढ़िया प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कौन सा विवाह गरासिया जाति में प्रचलित नहीं है? कौन सा विवाह गरासिया जाति में प्रचलित नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे लीला मोरिया, मोर बंदिया, पहरावना और ताड़ना, ठीक है ना। ऑप्शन 4 है हमारा ताड़ना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 लीला मोरिया, ठीक है ना। लीला मोरिया गरासिया जाति में प्रचलित नहीं है। बाकी ये जो तीनों विवाह हैं गरासिया जाति में प्रचलित है, ठीक है ना। यह हमें ध्यान रखना है कि तीनों जो विवाह हैं गरासिया जाति में प्रचलित है, लीला मोरिया गरासिया जाति में प्रचलित नहीं है, ठीक है ना, तो यह हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 22 हमारी, सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या है? सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम, तो सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम है ऑप्शन 2 बंधुआ मजदूर प्रथा। बंधुआ मजदूर प्रथा को ही सागड़ी प्रथा भी कहा जाता है। तो यह याद रखना है कि सागड़ी प्रथा बंधुआ मजदूर प्रथा को ही कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 23, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? मोटा पाट क्या कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 चावर, ठीक है ना। चावर को पाटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चावर को पाटा भी कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मोटा पाट चावर कहलाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछने की संभावना रहेगी इसकी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चावर मोटा पाट कहलाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सुंदरदास जी महाराज, क्योंकि लालदास जी महाराज लालदासी संप्रदाय से है, चरणदास जी महाराज चरणदासी संप्रदाय से हैं। दोनों का संबंध मेवाती क्षेत्र से है, ठीक है ना, मेवाती क्षेत्र से है, अलवर से संबंध रखते हैं दोनों लोक संत। हमारे सहजोबाई जो कि चरणदास जी की शिष्या थी, तो इन्होंने भी अपने ग्रंथों में मेवाती बोली का प्रयोग किया था, जबकि सुंदरदास जी दादूपंथी हैं और इन्होंने अपने ग्रंथों में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 25 हमारी, राजस्थानी साहित्य में पौरा या पवाड़ा क्या है? पौरा या पवाड़ा क्या है? तो गद्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अलंकार है? बिल्कुल नहीं, यह नहीं है। बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना है? तो बिल्कुल हाँ, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना ही क्या है? पौरा या पवाड़ा, ठीक है ना। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।